हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक में हम देखेंगे हमारे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें लगभग वही अनुच्छेद दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं या सिर्फ वही आते हैं, तो आप इसको एक बार में पूरा अनुच्छेद कई बार वीडियो देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला देखिए, आपका अनुच्छेद पहले में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पूछा जाए अनुच्छेद एक किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद जो दो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, इन दोनों में बहुत अंतर होता है और दोनों कंफ्यूज भी हो जाते हैं 2 और 3 में। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कोई राज्य क्षेत्र है, उसका नाम को परिवर्तित करना होगा या उसकी सीमाओं को परिवर्तित करना होगा। जैसे अब पहले था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गए, तो इस तरीके से जो काम होते हैं और ये अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। और नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो होता है वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 5। देखिए, सभी अनुच्छेद जितने होते हैं सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जो सिर्फ आते हैं वही दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 को देखिए, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 संबंधित किससे है? प्रारंभ में जो नागरिकता थी उससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 15 ये भी इम्पॉर्टेंट है। धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। मतलब इसका ये है कि अनुच्छेद 15 ये बताता है कि कहीं भी किसी भी स्थान पे, स्कूल हो या कहीं पर भी, किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 16 देखेंगे, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, और अनुच्छेद 18 किससे? उपाधियों का अंत है। याद रखेंगे, ये जो 17 दिया नंबर है इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका अनुच्छेद 19 को देखिए, जो अनुच्छेद 19 है आपका ये संबंधित है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बोलने का अधिकार, जिसमें वाक की आज़ादी। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। ठीक, अगला है अनुच्छेद 21 इम्पॉर्टेंट है। 21 इम्पॉर्टेंट है। 21 का इधर सर भी इम्पॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। सिर्फ 21 पूछा जाए तब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में है, और अनुच्छेद 21 क की बात करें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। और ये याद रखें, से यहाँ 21 का क्यों है, पहले ही बताया गया है कि जो अनुच्छेद है उसके कुछ उपखंड दिए हैं, जैसे 21 का है यहाँ पे और भी हैं, तो इसी वजह से दिया है वहाँ पे का। अगला अनुच्छेद 22 देखिए किससे संबंधित है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, जो हमारे अनुच्छेद होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे भी आप लोगों को अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इस अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं। देखिए, अनुच्छेद 23, 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद जो 23 है ये है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब जो अनुच्छेद 23 है उसमें बाल श्रम पे प्रतिषेध है, नहीं कराने के लिए है। और 24 भी है, जैसे कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उसमें छोटे बच्चों को, बालकों को उनको वहाँ काम न करने के लिए इसमें बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में देखिए क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है मानने की। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है,
इसमें 5 प्रकार की रीटें होती हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला है आपका अनुच्छेद 39 मतलब 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। और अनुच्छेद 39 का देखिए, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40-41। देखिए जो अनुच्छेद 40 है इम्पॉर्टेंट है, ये ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार है। अनुच्छेद 44, देखिए 44 है, इसको याद रखना, समान सिविल संहिता 4 है, समान है, इसलिए आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से कि जो 44वां हमारा है ये समान सिविल संहिता से संबंधित प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 को देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 को देखेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 बताया गया जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन दोनों का पृथक्करण के बारे में है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, अनुच्छेद 51 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में ही बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होंगे वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, ठीक है। और अगला देखेंगे अनुच्छेद 57 है, ये है आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 को देखिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में बताया गया। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है तो पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक। अगला देखेंगे अनुच्छेद 61 क्या है, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर उसके पद से उस कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर हटाना है तो जो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 66 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 70 जो है अन्य आकस्मिकों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, आपातकाल की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका आपातकाल का मतलब वो आपात 352 और वो सब लगता है, उससे मतलब नहीं है। आकस्मिकताओं का मतलब है अचानक से अगर कुछ कार्य होते हैं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का मतलब उसके कार्य का निर्वहन के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 72 को देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। याद रखेंगे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी कि अनुच्छेद 61 में इसका महाभियोग था राष्ट्रपति का, और 52 में राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसकी पद्धति मतलब प्रक्रिया, ठीक है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सबको याद रखेंगे। अगला देखिए, इसमें अनुच्छेद 72 को भी याद रखेंगे। क्षमादान की शक्ति आपको पता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी होती है लेकिन राष्ट्रपति से कम है, मतलब मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे, और इसमें कम, जैसे कि किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है तो राष्ट्रपति जो है क्षमादान के तहत उसको उसके मतलब उम्र कैद की सीमा को या तो कम कर सकता है या तो उसकी जैसे कोई कुछ घटा सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद 74 को देखेंगे, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अगर राष्ट्रपति को कोई भी सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसके लिए मंत्रिपरिषद होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा अनुच्छेद 75(1), प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो हमारा मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिपरिषद जो पूरी बनाई जाती है, तो पहले तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उस पूरे परिषद में, मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग रहेंगे
इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अगला है आपका अनुच्छेद 76, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, महान्यायवादी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, और एक ही नहीं देगा आपको, कई ऑप्शन देते हैं, इसलिए याद रखेंगे 76 है। अगला है आपका अनुच्छेद 79, संसद के गठन का प्रावधान है। ठीक, संसद के गठन का प्रावधान है। संसद आपको पता है 3 से मिलके बनती है, किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, राज्यसभा के बारे में आपको बताया गया है। और अगला है आपका लोकसभा। लोकसभा जो है 81 में है। आपका जो राज्यसभा होती है ये आपकी उच्च सदन होती है, लोकसभा आपकी निम्न सदन होती है। अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है बताया गया है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि पता होना चाहिए कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उसके सदस्यों का कार्यकाल हर वो पर मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल परिवर्तित होता है ना कि समाप्त होता है, ना कि राज्यसभा, लेकिन लोकसभा भंग होती है, इसलिए वो अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 74 को देखेंगे। अनुच्छेद 74 का है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। ठीक है। और अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 101 का मतलब 101 का देखिए, इसमें क्या बताया गया है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, कभी ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों मत बराबर हो गए, तब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का। अनुच्छेद 108 में देखिए कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में है। अनुच्छेद 108 में याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। 108, 109, 110 तीनों इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 का क्या है? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन विधेयक हमेशा कहाँ? लोकसभा में पेश होती है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 112 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, जो बजट पेश होता है उसके बारे में किसमें उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने के संबंध में है। अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की अनुमति। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है वो 123 के तहत होता है। और 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में है, याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, अनुच्छेद 124 के तहत है। नेक्स्ट अगला है आपका अनुच्छेद 129, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 को देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, किसी पे मतलब फिर से विचार करने की जो शक्ति है 137 के तहत है उच्चतम न्यायालय की। 143 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मुद्दे पर जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उन्होंने जो सलाह दे दी उसको वो माने ही। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, इम्पॉर्टेंट है। 52 में आपने पढ़ा था राष्ट्रपति और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 161 देखेंगे, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 में है, याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 164(1) में देखिए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर
मंत्रिमंडलों की नियुक्ति करता है मंत्रियों की, उसी प्रकार से राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 165 देखेंगे, महाधिवक्ता से संबंधित है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता 165 से संबंधित है। अगला है आपका अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन का सृजन। ठीक है, अगला है 174, जो आप जैसे ये दिया है विधान परिषद, तो आपको पता होगा कि जैसे विधान मंडल होती है आपकी, ये क्या होती है, पहले विधान मंडल, ये विधान मंडल हो गई, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपकी क्या होती है, विधान सभा होती है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, विधान परिषद होता है। आपको पता होना चाहिए विधान परिषद, ये जो दिया हुआ है, तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, लेकिन और विधान सभाएं तो हैं, तो ये याद रखेंगे। जिस तरीके से वहाँ पे सेंट्रल में आपका लोकसभा राज्यसभा होती है, यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा होती है। विधानमंडल के दो पार्ट हैं। अगला देखेंगे इसमें 174, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 को देखिए। अगला है आपका, इसमें अनुच्छेद 200 में दिया हुआ है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना उससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है, तो ये है विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, 214 आपने वहाँ पढ़ा था, जो यहीं पे देखिए याद करने के लिए, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है ये आपका होता है 124 में है, और अगर हम यहाँ पे दो यहाँ करके एक को बीच में ला दें और ये कर दे 214, तो ये हो जाएगा आपका हाई कोर्ट। ट्रिक याद करने के लिए बता रही हूँ कि याद रखेंगे, 124 है तो सुप्रीम कोर्ट, 214 हो गया तो हाई कोर्ट के बारे में है। अगला है आपका 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में देखेंगे उच्च न्यायालयों का गठन है। अनुच्छेद देखिए, जो उच्च न्यायालय हमारे होते हैं कि हर जगह पे उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन कुछ जैसे एक या दो प्रदेशों को मिलाकर एक उनका उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रदेश में ही आपका उच्च न्यायालय हो ही, उसके अधीन एक दो हो सकते हैं, 2-3 कोई भी प्रदेश को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 226 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 32 था, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार था, 5 रीटें थी, उसी तरीके से अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यही हम आपको भी बता रहे थे, वही दिया हुआ है। अगला है आपका अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 क में देखेंगे दिल्ली के संबंध में। देखिए, अगला है आपका 241, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ख, पंचायतों का गठन, इम्पॉर्टेंट है ये। 243 झ, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 थ जो है ये है नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 य क, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 घ, जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य झ, सरकारी समितियों का निगमन है। अगला है आपका अनुच्छेद 249, ये क्या है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की संसद की शक्ति, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है आपका 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है इसमें। अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णयन है इसमें। अनुच्छेद 263 जो है
अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 267, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 जो है वाद और कार्यवाहियाँ, जो अनुच्छेद 280 है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग से संबंधित है। अगला है आपका अनुच्छेद 300 क, जो है ये विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 223 का प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 326, देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 326 में बताया गया। अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण है। मतलब 330 जो है लोकसभा में SC ST के जो सीटों का आरक्षण होता है उसके बारे में है। अनुच्छेद 331 जो है लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में है। इसमें 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में से निरसन का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 देखेंगे, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। जैसे ऊपर था भी आपका लोकसभा में आरक्षण SC ST के सीटों का, उसी प्रकार से राज्यसभा के लिए 332 में है। अनुच्छेद 333 देखते हैं, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338 का जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, ये ST आयोग है और ये आपका जो है ये SC आयोग है और ये ST आयोग है 338 का। अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, मतलब OBC के लिए है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 350 जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। ठीक है, अगला है आपका अनुच्छेद 352, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र बल होते विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध। और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 368 संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया। देखिए अभी आपने जो भी लास्ट में पढ़ा है ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 याद रखेंगे और 356 याद रखेंगे, 360 और 368 सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरे आपके कंप्लीट हो गए हैं इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। इसको 1 2 बार 3 बार कई बार आप याद करेंगे तो पढ़ेंगे इसको तो याद हो जाएंगी चीज़ें, कई बार सुनिएगा याद होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।